सेक्युलरिज्म implicit from day one, explicit in 1976. अब यहाँ पे पहली चीज आपको ये दोनों शब्दों के मीनिंग पता होने चाहिए. वन इज इम्प्लिसिट. इम्प्लिसिट का मतलब है कि आप उस फिलॉसफी को इंट्रोड्यूस कर चुके हैं पर इनडायरेक्ट तरीके से. इनडायरेक्ट का मतलब है आप डायरेक्टली नहीं बोल रहे कि हम सेक्युलर हैं, पर आपने ये अपनी बातों से बता दिया कि हम धर्मनिरपेक्ष रहेंगे, किसी के रिलीजन में कोई इंटरफेरेंस शो नहीं करेंगे. अब यहाँ पे लिखा है कि 1976 से हम हो जाते हैं एक्सप्लिसिट. हमने क्या किया, एक 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट निकाली और उसके अंदर बोला कि हमारे प्रीएम्बल में एक और शब्द आएगा जो कि होगा सेक्युलर. अब पहले आप सिर्फ अपनी फिलॉसफी को दिखा रहे थे कि हम क्या है, धर्मनिरपेक्ष हैं. अब एक्सप्लिसिट कब हुए, आपने वो वर्ड ही लिख दिया सेक्युलर. अब आप एक्चुअल में सेक्युलर हो चुके हो डायरेक्ट वे में. तो फर्क क्या है इम्प्लिसिट और एक्सप्लिसिट के अंदर? इम्प्लिसिट का मतलब था इनडायरेक्ट, आपने सजेशन दिया, आपने डायरेक्शन दी, पर वो डायरेक्टली वर्ड यूज नहीं करा. पर एक्सप्लिसिट में क्या हुआ, आपने वो वर्ड भी मेंशन कर दिया. अब आप एक्चुअल में बोल रहे हो खुद को कि लो हमने लिखवा भी दिया, अब हम क्या है, सेक्युलर है. तो इमरजेंसी के 50 इयर्स पूरे हुए थे और उसी वजह से बार बार क्रिटिसिज्म आ रहा था एक शब्द के ऊपर जो कि है सेक्युलर. अब देखो, जब आप पॉलिटी की बुक ओपन करते हो, कोई भी एनसीईआरटी की बुक ओपन करते हो, आपको स्टार्टिंग में क्या मिलता है, प्रियम्बल, प्रस्तावन. अब इसके अंदर क्या था, जब इनिशियली आप देखोगे एक वर्ड था सॉवरेन. सॉवरेन का मतलब होता है संप्रभुता, यानी कि कोई भी एक्सटर्नल पावर्स आपके इंटरनल मैटर्स के अंदर इंटरफेरेंस शो नहीं करेंगे. फिर दूसरा जो वर्ड हुआ करता था वो था डेमोक्रेटिक. डेमोक्रेटिक का मतलब है टू द पीपल, बाय द पीपल, फॉर द पीपल, वो आप सुनते हो. देन आता है रिपब्लिक, मतलब जो हमारे प्रेसिडेंट होंगे वो इलेक्शन के जरिए आएंगे, मतलब मोनार्की का कोई रूल नहीं है, राजा यहाँ पे कोई नहीं बैठेगा. ये तो थी आपकी कहानी 1976 से पहले की, जब आप प्रीएम्बल के अंदर सिर्फ ये 3 शब्द यहाँ पे देखोगे. अब 42nd अमेंडमेंट के जरिए एक वर्ड ऐड होता है सोशलिस्ट. क्या इसको रिमूव करना चाहिए? अब तो हम मिक्स्ड इकोनॉमी बन चुके हैं, पर अगर 1976 का टाइम देखोगे तो हम सोशलिस्ट ही थे. मेन फोकस कहाँ पे था कि फार्मर्स का वेलफेयर हो, जो सबसे नीचे के दर्जे पे हैं, वल्नरेबल सेक्शंस हैं, मार्जिनलाइज सेक्शन है, उनको हम चीजें प्रोवाइड करें. तो ये सोशलिस्ट क्या रिप्रेजेंट करता है कि हमारा जो पास्ट है वो कैसा था, सोशलिज्म के ऊपर था. आज के टाइम पे तो आप इन्वेस्टमेंट पढ़ते हो, मतलब हम कहीं ना कहीं मिक्स इकोनॉमी हो चुके हैं, सोशलिज्म को आज भी प्रमोट कर रहे हैं. सरकारें स्कीम्स लेके आती हैं और स्कीम्स के अंदर मेंशन होता है कि कौन कौन इसके बेनिफिशियरी होंगे. ठीक है, तो आज भी हमें सोशलिस्ट जो आइडियोलॉजी है वो दिखाई देती है. अगला आता है वर्ड सेक्युलर. इसको भी 42nd अमेंडमेंट के थ्रू ही ऐड करा गया. अब सेक्युलर का मतलब है कि हम रहेंगे धर्म निरपेक्ष, कोई इंटरफेरेंस नहीं होगी और स्टेट और रिलीजन को हम मिक्स नहीं करेंगे, पर अगर किसी को हेल्प चाहिए होगी तो हम जरूर हेल्प करेंगे. तो ये आ गया सेक्युलर वर्ड. एक और शब्द था यहाँ पे इंटेग्रिटी. पहले सिर्फ यूनिटी थी, फिर बाद में अखंडता भी ऐड कर दी. एकता और अखंडता आप बोलते हो, तो यूनिटी पहले था, इंटीग्रिटी को भी किससे ऐड करा गया, 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट. अब मेरा एक सवाल है आपसे, फ्रेटर्निटी है, इक्वालिटी है, ये आइडिया फ्रेंच रेवोल्यूशन से. वेरी गुड, लग गया ना पता एक कॉन्टेक्स्ट आपको. इम्प्लिसिट और एक्सप्लिसिट का मतलब क्या है, लग गया पता. ये क्वेश्चन में आप अगर देखेंगे तो इम्प्लिसिट और एक्सप्लिसिट बहुत ज्यादा वाइडली यूज होता है, तो मीनिंग्स याद रखना दोनों के. अब देखिए कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ थ्रू आउट द वर्ल्ड आप देखोगे तो अराउंड 66 कॉन्स्टिट्यूशंस का यहाँ पे एग्जाम्पल उठाया राइटर ने, और वो कहते हैं कि हम उनके प्रियम्बल के अंदर आपको गॉड का नाम दिखाई देगा, पर अपने प्रियम्बल में वो चीज नहीं दिखाई दी. अब देखो यहाँ पे जब भी कोई राइटर अपना ये एडिटोरियल लिख रहा होता है, वहां पे उनकी थोड़ी सी फिलॉसफी आपको पता चल जाती है कि किसको ज्यादा फेवर कर रहे हैं. जैसे ये वाला आर्टिकल जब पढ़ोगे तो यहाँ पे नेहरू जी की ज्यादा तारीफ करी गई है. अब देखो कहीं बोलते हैं नेहरू जी का तो अफेयर था, ठीक है, मल्टीपल नाम आते हैं. टू बी ऑनेस्ट आपके सिलेबस में सिर्फ लिखा है नेहरूवियन पॉलिसीज. पॉलिसीज मतलब उन्होंने क्या क्या काम किए वो मैटर करेगा. आपको पता था कि उनका किसके साथ अफेयर था, वो लिटरली मैटर नहीं करना. हाँ, दोस्तों के बीच में थोड़ी हाइप बन जाती है, यार इसको तो सब कुछ पता है, बाकी पेपर के पर्सपेक्टिव से वो रेलिवेंट नहीं है, तो आप इस आइडियोलॉजी के साथ बिल्कुल भी नहीं चलेंगे. अब यहाँ पे देखो इंडिया की जो अडॉप्शन थी सेक्युलरिज्म की, वो तभी से थी जब से हम आजाद हुए 1947 के बाद. इंप्लीमेंटेशन कब हुई थी कॉन्स्टिट्यूशन की, सारी 1950 में हुई थी, 1949 में भी कर दी थी. कब होता है कॉन्स्टिट्यूशन डे, 26 नवंबर. तो आधी इंप्लीमेंटेशन जैसे सिटीजनशिप के प्रोविजन थे वो हमने शुरू कर दिए थे, पर पूरी जो इंप्लीमेंटेशन हुई थी दैट वाज ऑन 26 जनवरी 1950. ठीक है, तो आपने क्या करना है, ये आइडियोलॉजीज मिक्स नहीं करनी है. यहाँ पे नेहरू जी की आपको तारीफ होती हुई दिखेगी बीच बीच में, और वो आप अपने आंसर में बिल्कुल भी नहीं लिखेंगे, फर्स्ट थिंग. एंड दूसरी चीज,
हिंदुत्व की बात होगी बीच में, अगेन आपने वो अपने आंसर में नहीं लिखना है, मैंने वहां पे लिख दी है इट इज ओनली पॉलिटिक्स, आपको वो मेंशन करने की जरूरत नहीं है, आपने कॉन्सेप्ट तक ही सीमित रहना है। नेक्स्ट आ जाओ। अब ये अगेन एक्सप्लिसिटली इन्होंने एक वर्ड यूज किया था नेहरू जी ने, दैट इज ऑर्गेनाइज्ड रिलीजन। मतलब आपके प्रियम्बल के अंदर अगर गॉड का नाम लिखा हुआ है तो मतलब आप एक ही रिलीजन को प्रमोट करने की ट्राई कर रहे हो, ठीक है। तो ये जो रिप्रेजेंट करते हैं कि ये बिगॉटरी वर्ड होता है, इससे सोशल स्टिग्मा आपको दिखेगा, डोगमा दिखेगी। बिगॉटरी का मतलब है कि जब आपने प्रियम्बल के अंदर एक गॉड का नाम मेंशन कर दिया तो आप बाकियों को तो इंटॉलरेंस शो कर रहे हो, ठीक है। तो ये चीज आप नहीं लिख सकते। देन आज के टाइम पे अगर देखेंगे तो जो पॉलिटिशियंस हैं उनको रिलीजन को एज अ पॉलिटिक्स का मुद्दा लेना पड़ता है, रादर देन अगर पास्ट में जाओगे उस टाइम पे रिलीजन का कोई सिग्निफिकेंस नहीं था, पॉलिसीज के ऊपर ज्यादा एम्फेसाइज किया जाता था। नाउ सेक्युलरिज्म क्या होता है? ऐसी आइडियोलॉजी जो एम्फेसाइज करती है कि रिलीजन मस्ट बी सेपरेट फ्रॉम द स्टेट। स्टेट यहाँ पे गवर्नमेंट की बात करी गई है, तो रिलीजन और स्टेट को सेपरेट रखिए, ये पहली आइडियोलॉजी आएगी। मतलब जो सरकार है वो कैसी होनी चाहिए? न्यूट्रल, कोई सा भी धर्म हो उनको न्यूट्रल यहाँ पे शो करना पड़ेगा। एंड विद रिस्पेक्ट टू रिलीजियस बिलीफ, कोई मुस्लिम है, कोई हिंदू है, कोई सिख है, बुद्ध है, बुद्धिज्म को बिलोंग करता है, जैनिज्म को बिलोंग करता है, पारसी है, डजेंट मैटर, गवर्नमेंट यहाँ पे न्यूट्रल रहेगी। फर्स्ट थिंग, आइडियोलॉजी क्लियर। देन दो मीनिंग्स निकल के आते हैं, एक है सेपरेशन ऑफ रिलीजन फ्रॉम द स्टेट, सरकार और रिलीजन को आप सेपरेट रखो और इसको ही बोलते हैं धर्म निरपेक्षता। एंड दूसरा मीनिंग निकल के आता है कि सभी के सभी रिलीजन्स को गवर्नमेंट इक्वल रिस्पेक्ट देगी, मतलब सर्व धर्मा संभवा, ठीक है। तो ये दो मीनिंग निकल के आते हैं आपके सेक्युलर से, जो कि इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में। तो मतलब हम सारे रिलीजन्स को इक्वली ट्रीट करेंगे, जो स्टेट है और रिलीजन है वो सेपरेट नहीं होंगे। तो ये दो आइडियोलॉजीज निकल के आती हैं। अब यहीं पे आप एक और वर्ड सुनोगे बार बार, वन इज पॉजिटिव और दूसरा नेगेटिव सेक्युलरिज्म। क्या लग रहा है पॉजिटिव का? ये शो कर रहा है आपको पॉजिटिविटी, ठीक है। नेगेटिव सेक्युलरिज्म में क्या होगा? गवर्नमेंट ने रिलीजन को पूरा ही सेपरेट कर दिया होगा, सरकार यहाँ पे हेल्प करने भी नहीं आएगी, मतलब रिलीजन का कोई मेंशन ही नहीं आपको मिलेगा, उसको बोलते हैं नेगेटिव सेक्युलरिज्म। ये डेंजरस भी प्रूव होता है। कुछ कंट्रीज हैं जैसे फ्रांस एंड ऑल, आपने सुना होगा, वहां पे हिजाब बैन कर दिया गया था। अगर किसी और कंट्री के भी आप हैं, हमारी कंट्री में आप हिजाब नहीं पहनोगे, वो किसका एग्जाम्पल आ गया? नेगेटिव सेक्युलरिज्म। आपने ताबीज पहना है, कोई गले में माला पहनी हुई है जो कि उनके कॉन्स्टिट्यूशन में अलाउड नहीं है, आपको वो छोड़ना पड़ेगा, किसका एग्जाम्पल आएगा? नेगेटिव सेक्युलरिज्म। तो इंडिया किसको प्रमोट करता है हमेशा? पॉजिटिव सेक्युलरिज्म। मोदी जी ने भी अपनी स्पीच में कई बार पॉजिटिव सेक्युलरिज्म की बात करी है, बेशक एक धर्म को प्रमोट करे। अब देखो एक इंसानियत भी होती है, पर एक इनकम्बेंट होता है। इनकम्बेंट का मतलब है आप किसी पोजीशन को होल्ड करके बैठे हुए हो, तो जब आप उस सीट के ऊपर बैठे हो फिर आप एक धर्म को प्रमोट नहीं कर सकते, फिर आपको सेक्युलर वैल्यूज को ही प्रमोट करना पड़ेगा। पर जब आप एज अ इंडिविजुअल घूम रहे हो तो फिर आप अपना रिलीजन प्रमोट कर सकते हो, ठीक है। हमारे फंडामेंटल राइट्स में वो मेंशन है। अब देखिए कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस भी आपको मिलेंगे, जैसे कि हमारे फंडामेंटल राइट। जब आप पॉलिटी पढ़ रहे हो तो वहां पे पार्ट 3 आपने पढ़ा होगा फंडामेंटल राइट्स को लेके, जो आपको जन्म से ही अधिकार दे दिए जाते हैं। देन आप पार्ट 4 पढ़ते हो डीपीएसपी, पार्ट 4A में क्या पढ़ा था? फंडामेंटल ड्यूटीज। तो जितने भी फ्रीडम स्ट्रगलर रहे हमारे, कुछ नोबेल वैल्यूज हैं, अशोका की अगर बात करें, मॉडर्न एम्पायर की बात करें, तो कुछ वैल्यूज रही हैं, उनको याद रखना है। वो कहाँ पे मेंशन है? आपके फंडामेंटल ड्यूटीज। और फंडामेंटल ड्यूटीज में भी आर्टिकल नंबर 51A, ठीक है। बाकी ABCD वो सब क्लॉज लगे होते हैं, वो आपको याद करने की जरूरत नहीं है, एटलीस्ट एक आर्टिकल याद रखो 51A, ठीक है। अब देख लो क्या लिखना है, अगर क्वेश्चन आ जाए कभी तो। जैसे आर्टिकल नंबर 14 का आप एग्जाम्पल दे सकते हो, जिसमें दो चीजें हैं, वन इज इक्वालिटी बिफोर लॉ और दूसरा है इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। इक्वालिटी बिफोर लॉ ये किससे पिक किया था? ये आपने ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से किया था। और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ उल्टा तो नहीं लिखा? उल्टा हो गया? एक बार चेक कर लो फटाफट से, मैं ही कर लेती हूँ। एक इक्वालिटी बिफोर लॉ और एक इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ, हाँ इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ होएगा यूएस से, हाँ यूएस से उल्टा लिखा है, ये करेक्शन कर लो। ये वाला जो है इक्वल, नहीं ठीक ही लिखा है, ठीक लिखा है, ठीक लिखा है। इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ यूएस से आएगा एंड इक्वालिटी बिफोर लॉ आपका ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से आएगा। मतलब यहाँ पे भी क्या किया, चाहे जिस मर्जी कॉन्स्टिट्यूशन से हमने स्टेटमेंट्स उठाई, पर हमने इक्वालिटी को इंश्योर किया। देन आता है आपका आर्टिकल नंबर 16। इसमें आप देखते हो अपॉर्चुनिटी, जॉब्स के बेसिस पे कोई भी आपके साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेगा, चाहे से जो मर्जी आपका जेंडर है, जो मर्जी रिलीजन है, जो मर्जी आपकी कास्ट है, तो यहाँ पे भी आपको इक्वालिटी दिखेगी। देन आते हैं आर्टिकल नंबर 25, फ्रीडम ऑफ कंसाइंस। मतलब आपके अपने बिलीफ हैं,
आप किसी भी धर्म को अडॉप्ट कर सकते हैं। अब देखो ये तो लीनिएजेस चलती आई, तो आपकी जो रिलीजन है वो भी फिक्स कर जाते हैं, पर आपका अपना भी तो एक बिलीफ सिस्टम है, तो उसको कौन अलाउ करता है? आपका आर्टिकल नंबर 25। आप प्रैक्टिस कर सकते हो, प्रोफेस कर सकते हो और प्रोपेगेट कर सकते हो अपने रिलीजन को। देन आता है आपका आर्टिकल नंबर 26, मतलब आप अपनी अगर किसी रिलीजियस इंस्टीट्यूशन को चलाना चाहते हो तो वो आपको आर्टिकल नंबर 26 में पावर दे रखी है। अगेन आपका एक फंडामेंटल राइट है। नेक्स्ट आता है आर्टिकल नंबर 27, आपको रिलीजियस इंस्टीट्यूशन के ऊपर कोई आप चैरिटी के पर्पज से चीजें चला रहे हो, वहां पे टैक्स पे करने की जरूरत नहीं है। सिमिलरली आर्टिकल नंबर 28, तो जो डिफरेंट रिलीजियस ग्रुप्स होंगे वो रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस दे सकते हैं, मतलब जिस भी धर्म के ऊपर वो चीज खोली गई थी वो अपने धर्म का प्रचार वहां पे कर सकते हैं। अगेन किसमें आएगा ये? आपके फंडामेंटल राइट के आर्टिकल नंबर 28। देन आते हैं 29 एंड 30। अब राइटर ने ना वर्ड यूज किया था माइनॉरिटी, पर जब आप आर्टिकल 29 पढ़ोगे तो वहां पे लिखा है वर्ड सिटीजन। मतलब ऐसा नहीं है कि सिर्फ माइनॉरिटी अपनी स्क्रिप्ट को सेव करके रखेगी, लैंग्वेज को सेव करके रखेगी, कल्चर को सेव करके रखेगी, वहां पे शब्द है सिटीजन, मतलब यहाँ पे दोनों आएंगे, मेजॉरिटी भी और माइनॉरिटी भी। माइनॉरिटी किन बेसिस पे बनती है? लैंग्वेज हो सकता है, रिलीजन हो सकता है, कल्चर, एथनिसिटी, वो सारे फैक्टर्स आ जाएंगे जो कि एक माइनॉरिटी की फॉर्मेशन को लीड करते हैं। तो आर्टिकल 29 एंड 30 आप देखोगे ज्यादा एम्फेसाइज किस पे करने की जरूरत होगी? ऑब्वियसली माइनॉरिटी पे, पर अगर देखोगे तो वहां पे शब्द लिखा है सेक्शन ऑफ सिटीजन। तो यहाँ इस सेक्शन ऑफ सिटीजन के अंदर आपको मेजॉरिटी भी मिलती है, माइनॉरिटी भी मिलती है। तो ऐसे स्पेसिफिक नहीं हो जाना है कि सिर्फ माइनॉरिटी की है। मैंने यहाँ पे लिख दिया वर्ड मेंशन क्या है, सिटीजन है, तो मैंने समझा दिया आपको वो चीज। देन आती है फंडामेंटल ड्यूटी में। इसमें एक आर्टिकल है आर्टिकल 51A, यहाँ पे सिटीजन प्रमोट करते हैं, मतलब ड्यूटीज किसकी है? ये सिटीजन की है ना, स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है कि स्टेट ने कर लिया काम जितना करना है, अब सिटीजन की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि उनकी भी कोई ड्यूटीज हो टुवर्ड दियर कंट्री। तो जिसमें फोकस करा गया है कि जो भी हमारी रिच हेरिटेज है, कल्चर है, ब्रदरहुड की स्पिरिट को उजागर रखना है, वो सारी चीजें कहाँ पे मिलेंगी आपको? फंडामेंटल ड्यूटी, और आर्टिकल आ जाएगा आपका 51A। फिर करी गई 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। अब ये हमने पहले आर्टिकल्स क्यों पढ़े? क्योंकि ये आपके फंडामेंटल राइट के अंदर ऐड करे गए थे, कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ऐड करे गए थे जब आपने उसको इंप्लीमेंट किया। अब आते, ये तो हो गया सारा इम्प्लीसिट, मतलब यहाँ पे आपको सेक्युलरिटी दिखाई दी। अब क्या हुआ? 1976 का जब टाइम आया तो यहाँ पे आप कर देते हो एक अमेंडमेंट, दैट इज 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, और आपके प्रियम्बल के अंदर एक शब्द ऐड होता है विच इज सेक्युलर। और ये इतना स्पाइक क्यों ले रहा था आर्टिकल? क्योंकि ऑपोजिशन बोलती है कि ये जो शब्द है सेक्युलर, ये इमरजेंसी के टाइम पे लाया गया था, तो इसको हटा दिया जाए फ्रॉम द प्रीएम्बल। पर जब इसका जुडिशियल रिव्यू करा, सुप्रीम कोर्ट चेक करती है कि क्या हमारी कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज को ये डिग्रेड तो नहीं कर रहा, अगर कर रहा होता तो आज तक रिमूव कर दिया होता। पर यही स्टेटमेंट आएगी बार बार कि इससे हमारी कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज डिग्रेड नहीं हो रही हैं, तो इसको रिमूव करने की जरूरत नहीं है। और वैसे भी ऐसे मुद्दे तब ज्यादा हाईलाइट करे जाते हैं जब मेन प्रॉब्लम्स चल रही होती है और जनता का ध्यान उससे साइडलाइन करना होता है। ठीक है, ये बहुत कॉमन सी अप्रोच है, हर पॉलिटिकल पार्टी ऐसा करती है। तो सेक्युलर का मतलब है एक रिपब्लिक जिसके अंदर इक्वल रिस्पेक्ट होगी ऑल रिलीजन की, ये 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के अंदर बोल दिया गया। डन, यहां तक लग गया पता? अब हम एक्सप्लिसिट हो चुके हैं 1976 के बाद। अब अपार्ट फ्रॉम कॉन्स्टिट्यूशन, इसके बाद भी सेक्युलरिज्म के ऊपर बहुत सारी जजमेंट्स आप सुनोगे, जैसे नंबर 1 केशवानंद भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला। कितने जजेस की बेंच थी? 13। वैसे एक केस आया था बोमई वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, 9 जजेस की बेंच इसमें बैठी थी। पहली क्या कहती है? केशवानंद भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला 1973 का। अब यहाँ पे प्रियम्बल के ऊपर क्वेश्चन उठा था कि सुप्रीम कोर्ट ने हेल्ड करा कि जो सेक्युलरिज्म है वो हमारे बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है। क्वेश्चन उठ रहा था कि इंटरफेरेंस करने की जरूरत है नहीं है, तो हमारा जो सुप्रीम कोर्ट है उसने स्टेटमेंट दी कि जो सेक्युलरिज्म है वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का बेसिक पार्ट है। पहले कंफ्यूजन थी कि नहीं है, हाँ है, बहुत सारी जजमेंट्स आई, फाइनली 1973 में ये चीज बोल दी गई। अगेन टाइम जोन कौन सा चल रहा है? इम्प्लिसिट वाला, जहां पे डायरेक्टली ये वर्ड यूज नहीं करा जा रहा था। फिर आता है आपका बोमई वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने क्या इलेबोरेट करा कि सेक्युलरिज्म का मीनिंग क्या है। अब ये 1994 का केस आ गया, तो कोर्ट ने बोला कि जो सेक्युलरिज्म है इसका मतलब होता है सभी रिलीजन्स को इक्वल ट्रीटमेंट प्रोवाइड करना। तो ये 2 केसेस आपने देखे जो कि सेक्युलरिज्म से एसोसिएटेड थे। वन इज केशवानंद भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला 1973, और दूसरा है बोमई वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। पहले में बोला कि जो सेक्युलरिज्म है दैट इज बेसिक स्ट्रक्चर जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का है उसी का पार्ट है, एंड बोमई वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया जो कि 1994 में आता है, इसमें हाईलाइट किया गया कि जो सेक्युलरिज्म का मतलब क्या है।
कि आप क्या करोगे, इक्वल ट्रीटमेंट करोगे सभी के सभी धर्मों का। नेक्स्ट आ जाओ, अब कुछ इंटरनेशनल एग्जाम्पल अगर यूपीएससी का पेपर देना होगा आपको ऐड करने पड़ते हैं। फ्रांस, आपको नेगेटिव सेक्युलरिज्म एज पर डेफिनेशन उसका एग्जाम्पल मिल जाता है, क्योंकि इन्होंने स्ट्रिक्ट सेपरेशन कर रखी है रिलीजन की, और ये किसी भी रिलीजियस मैटर के अंदर इन्वॉल्व नहीं होते। कंपेयर हो पा रहा है ये पॉइंट? इंडिया में होती है गवर्नमेंट्स इंटरफेयर, शो कर ही देती हैं, जब किसी मंदिर का उद्घाटन हो रहा है तो वहां पे हमारे जो डेलीगेट्स होते हैं वो पहुंचते हैं, तो मतलब पॉजिटिव नोट पे है अगेन, तो उसको हम नेगेटिवली क्रिटिसाइज नहीं कर सकते। तो पहले तो आ गया फ्रांस का एग्जांपल। यूएस का अगर देखोगे तो गवर्नमेंट कोई भी ऑफिशियल रिलीजियस ऐसी चैरिटी या इंस्टीट्यूशन नहीं बना सकती एज पर यूएस की जो कॉन्स्टिट्यूशन है, और फ्रीडम है सभी को कि आप अपने हिसाब से रिलीजन को चलाएं, अगर नहीं भी करना है किसी चीज में बिलीव, वो भी आपकी मर्जी है। अब चाइना में भी आप देखोगे तो वहां पे 30% पॉपुलेशन आपको बुद्धिज्म, जिस जेन फॉर्म सुना होगा आपने, तो उनको पूछते हैं, बाकी आपको सारे ही नास्तिक मिल जाएंगे जिनका किसी भी धर्म में बिलीव नहीं है, तो वो अपना बिलीफ सिस्टम है। सेम यूएस की अप्रोच है। और जो डिबेट्स आज के टाइम पे आपको मिलेंगी वो वही है कि जो सेक्युलरिज्म है ये इमरजेंसी एरा की इम्पोजिशन थी, तो इसको रिमूव कर देना चाहिए। तो आपको क्या लगता है, करना चाहिए रिमूव एज पर द एग्जाम्पल्स? इम्प्लिसिटली तो वैसे भी बोल ही रहे थे, तो एक्सप्लिसिटली हमने एक वर्ड ऐड कर दिया तो उसको रिमूव करने का कोई मतलब नहीं बनता। बाकी आप समझ रहे हो। अब चलते हैं रूट्स में। ये ऐसा नहीं है 1947 में जाके हम आजाद हुए ब्रिटिशर्स रूल से, तो उससे पहले कभी सेक्युलैरिटी नहीं थी। अशोका जी के बारे में आप पढ़ोगे, यहाँ पे देखो मौर्यन एम्पायर जब आप पढ़ते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट रूलर चंद्रगुप्त मौर्य, फिर अशोका आएंगे, फिर बिंदुसार का हम रिलीजन के कॉन्टेक्स्ट में पढ़ेंगे, एंड तीसरे आगे अशोका। फिर अशोका का भी एक ग्रैंडसन था जिसका नाम था दशरथा। ये हमें सिर्फ रिलीजियस एग्जाम्पल लेने हैं इसलिए मैंने ये स्पेसिफिक नाम उठाए। चंद्रगुप्त मौर्य कौन सा रिलीजन बाद में अडॉप्ट करा? जैनिज्म। बिंदुसार आजीविका सेक्ट। जैनिज्म की फिलॉसफी आपको पता है, आप लिविंग एज वेल एज नॉन लिविंग को भी हर्ट नहीं कर सकते, सब में आत्मा बसती है। आजीविका सेक्ट बोलता है कि नहीं है आपको पढ़ने की जरूरत, आपका अगर पेपर क्लियर होना होगा वो वैसे ही हो जाएगा। टू बी ऑनेस्ट, आजीविका सेक्ट आज के टाइम पे काम नहीं करती। तो ये बिंदुसार की मान्यता थी, और ये नियति में बिलीव करते हैं कि सब कुछ पहले से ही डेस्टिन्ड है, आपको एफर्ट डालने की जरूरत नहीं है। फिर बिंदुसार के बाद आते हैं अशोका, और बुद्धिज्म की भी कौन सी फॉर्म थी? हीनयान बुद्धिज्म, उसको अडॉप्ट कर लेते हैं। बाद में क्या हुआ, अशोका अपने जो ग्रैंडसन है दशरथा, इनके साथ जाते हैं, और आपने एक केव सुनी होगी, नागार्जुनी केव, सुनिए, ये इसका डोनेशन कर देते हैं उन लोगों को जो आजीविका सेक्ट के फॉलोअर थे, मतलब फादर के नाम पे डोनेशन कर दिया। पर आपने देखा क्या यहाँ पे, सभी रिलीजन्स को इक्वली प्रमोट किया। ऐसा नहीं है कि मैं बुद्धिज्म का हूं तो मैं आजीविका सेक्ट वाले को डोनेशन नहीं कर सकता। आप देख रहे हो सभी यहाँ पे धर्म चल रहे हैं, आगे पीछे चले हुए हैं, बराबर चले हैं, इक्वालिटी आपको इंश्योर होगी। तो हम बोल सकते हैं ना, अशोका की जो धम्मा की पॉलिसी जब आ गई थी, इनकी भी जिंदगी 3 हिस्सों में बंटी हुई है, रोमिला थापड़ जी ने बांटी है। नंबर 1 इज काम अशोक। काम अशोक का मतलब है सेक्सुअल प्लेजर में इन्वॉल्व हैं, कोई दुनियादारी से लेना देना नहीं है। दूसरे पे आता है इनका युद्ध वाला जोन, वॉर वाला टाइम, जब इन्होंने कलिंगा वाला बैटल लड़ा, जिसके बाद इनका हृदय परिवर्तन हो जाता है। उसके बाद आता है धम्मा वाली फॉर्म, जिसमें ये सिर्फ अब ज्ञान का प्रचार कर रहे थे। पर अगर पुराने टाइम में आप देखोगे, सिर्फ ज्ञान का प्रचार करेंगे, अपनी टेरिटरी को इंक्रीज नहीं करोगे, तो लोग आपके अगेंस्ट जाएंगे, आपकी इकोनॉमी ठप होगी, तो बाद में वही सारी चीजें हुई, और आप मौर्यन एम्पायर का डिसइंटीग्रेशन भी देखते हो। ठीक है, तो ये हमने क्या देखा कि हमारी हिस्टोरिकल रूट में भी कैसा था, सेक्युलर एफर्ट दिखाई देता है। इसके बाद आपने फंडामेंटल ड्यूटी तो पढ़ी ली, और फ्रीडम स्ट्रगल के अंदर भी आप बहुत सारे एग्जाम्पल पढ़ते हो जहां पे सेक्युलरिटी को ज्यादा प्रमोट करा गया था। नाउ बेनिफिट होते हैं, क्या क्या बेनिफिट होते हैं रिलीजन के लिए, कि कभी भी ऐसे ऑटोनॉमी नहीं आपको दिखाई देगी। जब मेजॉरिटी और माइनॉरिटी सबके रिलीजन्स को प्रमोट करा जा रहा है, तो आपको ऐसे कभी नहीं लगेगा कि हमारे रिलीजन को ज्यादा प्रमोट किया, हमारे रिलीजन को सप्रेस किया। तो ये एक बेनिफिट रहता है। दूसरा, डेंजर्स क्या क्या है, अगर आप एक गॉड का नाम कर देते मेंशन इनसाइड योर प्रीएम्बल, तो मतलब आप एक ही धर्म को प्रमोट कर रहे हो, तो कहीं ना कहीं थियोक्रेटिक स्टेट बनने में ज्यादा टाइम नहीं लगता। डेमोक्रेसी से लेके थियोक्रेसी का यही सफर तो होता है। यहाँ पे क्या होगा, जो भी आपके लॉज बनेंगे, एडमिनिस्ट्रेशन चलेगी, वो किसके नाम पे चलेगी? गॉड के नाम पे। आपको एक स्क्रिप्चर थपा दिया जाएगा कि ये देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, इसी वजह से हमने ये लॉ इंप्लीमेंट करा। तो थियोक्रेसी ये डेंजरस प्रूव हो सकता है अगर आप किसी एक पर्टिकुलर गॉड का नाम लेके चलते हो। नेक्स्ट आ जाओ, ये आगे देखो, अगेन पॉलिटिकल पॉइंट है, इसको हम स्किप कर रहे हैं, आप रीड कर सकते हो। हिस्टोरिकल एग्जाम्पल, अब जैसे इस्लामिक स्टेट्स हैं, इन्होंने इस्लाम को वीकन करा, जैसे महमूद गजनी था,
इल्तुतमिश था, इनके आप स्टोरीज पढ़ोगे इनसाइड द मेडिवल हिस्ट्री। और भी नेगेटिव एग्जाम्पल आपको मिलेंगे, जैसे हेनरी एट, इंग्लैंड के राजा। हुआ क्या, इन्होंने जो इनके बड़े भाई थे उनकी डेथ हो जाती है, तो उनकी पत्नी के साथ शादी कर ली थी। बाद में इनकी लड़की पैदा होती है, तो इनको तो मेल हायर चाहिए था जिसने आगे चल के राजा बनना था। तो इनको लगा कि मेरे को ना पाप लग गया है कि मैंने अपने जो भाई की विधवा थी उनसे शादी करी हुई है। फिर ये गए चर्च में और वहां पे बोलते हैं उनको, पोप को, कि मुझे ना डाइवोर्स लेना है, तो मुझे एनलमेंट शो कर दो इस मैरिज से। उन्होंने मना कर दिया कि गॉड के हिसाब से आप शादी को नहीं तोड़ सकते, क्योंकि दोनों ही जीवित है अभी। और वैसे तो मुझे नहीं लगता कि पाप किया था इसने, इसने तो पुण्य का ही काम किया हुआ था इन शॉर्ट। कोई विधवा है वो नोशन लगना था, तो पॉजिटिव नोट पे लेके चलेंगे ना आज के लिबरल थॉट के हिसाब से। ये टाइम स्टोन स्टोरी है आपकी 1504 टू 1547 की। फिर इन्होंने क्या किया, ये चले गए चर्च के अगेंस्ट, मतलब आप धर्म के अगेंस्ट जा रहे हो, कैथोलिक जो रूल्स थे उनके अगेंस्ट जा रहे हो। और इनको एक लड़की पसंद आई थी, उससे इन्होंने शादी करनी थी और लगा कि मेल हायर आ जाएगा। नहीं, इन्होंने रूल तोड़े और जो चर्च वगैरह का कंट्रोल था वो अपने अंडर ले आते हैं। देखो हुआ ना भगवान का जब रोल आया, और शादी कर लेते हैं दूसरी। और बाद में जो लड़की पैदा होती है वो थी एलिजाबेथ वन, दोबारा से लड़की ही पैदा होती है। फिर आप देखोगे क्वींस भी बनने लगी, राजे का ही रोल नहीं बचा, तो आप क्वींस का भी एग्जाम्पल बाद में देखते हो। इसी के साथ हेनरी तो गया अगेंस्ट चर्च, और इन्हीं के एक ऑपोजिशन में बैठा हुआ था, राजा बनने की किसको चाहत नहीं होती थी, तो चार्ल्स बैठा हुआ था, वो तो देख ही रहा था कि ये गड़बड़ करता फिर मैं राजा बनता। पर एनीवेज आपने क्या देखा, पहले भी लड़की थी बाद में भी लड़की थी, फिर आप बाद में क्वीन रूल्स भी देखते हो। ठीक है, तो ये सारी स्टोरी थी। तो यहाँ पे भी आप देखोगे कि गॉड के नाम पे मिसयूज हुई चीजें। राम टेम्पल कंसिक्रेशन, ये इंडिया के एग्जाम्पल में आ गया। यहाँ पे भी सरकारें ज्यादा हाईलाइट हुई रादर देन जो पंडित हाईलाइट होने चाहिए थे। मतलब शंकराचार्य एंड ऑल, उनको जो फॉलोअर चलते आ रहे हैं, उनके जो डिसाइपल्स थे, उनको हाईलाइट नहीं करा गया। वहां पे सिर्फ सरकार के कुछ ही लोग आपको दिखाई दे रहे थे, बजट के वही पंडित थे, वही सब कुछ वहां के थे। ठीक है, तो यहाँ पे आप क्या देख रहे हो कि गॉड के नाम पे चीजें मिसयूज हो सकती हैं, और जो स्पिरिट है सेक्युलैरिटी वो आपको डिग्रेड करती हुई दिखेगी। सेम इस्लामिक स्टेट्स का अगर एग्जाम्पल रहे, ये भी क्या कर रहे थे, बाद में खुद को कैलिफ से बड़ा शो कर रहे थे। अगेन धर्म जब बीच में आया तो सेक्युलरिटी की जो स्पिरिट थी वो खत्म होती हुई आपको दिखाई देगी। पाकिस्तान की फॉर्मेशन हुई किस बेसिस पे हुई थी, धर्म के बेसिस पे। आज सिर्फ धर्म धर्म ही बचा है, बाकी उनका कोई गोल नहीं है एक्सेप्ट इंडिया को डिस्टर्ब करने के। ठीक है, तो ये सारी चीजें नेगेटिव नोट में आप लिख सकते हो। नाउ सेक्युलरिज्म, अगेन वही लिखा हुआ है कि 1976 से पहले भी हम क्या थे, सेक्युलर थे। 1947 से पहले भी हम क्या थे, सेक्युलर थे। एंशियंट, मेडिवल या फिर अपना मॉडर्न एरा, जो मर्जी देख लो, हम पहले से ही सेक्युलर थे। अशोकन एडिक्ट्स, वेरी गुड एग्जाम्पल, मेंस में लिखेंगे, एक्स्ट्रा पॉइंट्स आपको जरूर मिलेंगे। क्या ऐसे हिस्टोरिकल, जैसे आपने देख लिया ना अशोका का धम्मा, एक रिलीजन वाला पॉइंट मैंने आपको बता दिया, वो भी आप यूज कर सकते हैं। देन आते हैं उनके एडिक्ट, मिले थे ना, मेजर रॉक एडिक्ट थे, माइनर रॉक एडिक्ट थे। मेजर कितने थे टोटल, 14 थे टोटल। उसमें से जो 7th रॉक एडिक्ट था उसमें लिखा हुआ है को एग्जिस्टेंस ऑफ ऑल रिलीजन, सारे रिलीजन मेरी विसिनिटी में एग्जिस्ट करेंगे, ये रॉक एडिक्ट नंबर 7 में लिखा था। मतलब इन्होंने एक रिलीजन को रिजेक्ट किया था। ये ऐसे नहीं होगा कि आप उस टाइम के हिसाब से अगर चलेंगे सिर्फ बुद्धिज्म वाले लोग होंगे, सिर्फ जैनिज्म वाले लोग होंगे, यहाँ पे सारे को एग्जिस्ट करेंगे। दैट इज रॉक एडिक्ट नंबर 7। फिर आता है रॉक एडिक्ट नंबर 12। यहां भी बोला कोई भी अपने रिलीजन को ग्लोरीफाई नहीं करेगा, कि सिर्फ मेरा ही मेरा रिलीजन है, बाकियों का कुछ नहीं है। ग्लोरिफिकेशन यहाँ पे बना करी गई, और दूसरे का जो रिलीजन है उसको आप कंडेम नहीं कर सकते। ये आएगा आपके रॉक एडिक्ट नंबर 12 के अंदर। तो हम क्या देख रहे हैं कि जो अशोका की धम्मा थी, पॉलिसी थी, उसमें गवर्नेंस एथिक्स भी आपको दिखाई देंगे और कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी भी इंश्योर दिखेगी। ठीक है जी, तो ये दोनों एग्जाम्पल आप यूज कर सकते हो। दोनों नहीं भी याद रहते तो एटलीस्ट एक एग्जाम्पल जरूर लिखे। रॉक एडिक्ट नंबर 7। जैसे आपसे क्वेश्चन तो हमेशा प्रेजेंट के पूछे जाते हैं, पर ये आपकी राइटिंग स्किल होती है कि आप कैसे आंसर को फ्रेम करोगे कि ये पास्ट के एग्जाम्पल भी उनमें ऐड कर सको। ठीक है, ओके नेक्स्ट, प्री 1947। अब यहाँ पे देखो मल्टीपल कमेटीज और ड्राफ्ट के एग्जाम्पल दे रखे हैं। एक कमेटी आती है मोतीलाल नेहरू कमेटी 1928 की। इन्होंने बोला कोई स्टेट रिलीजन नहीं होना चाहिए, ना तो हम कोई डिस्क्रिमिनेशन करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन। ये इस कमेटी के अंदर था। अगेन कैसा नेचर दिख रहा है आपको, सेक्युलर नेचर दिख रहा है। सेकंड, कराची रेजोल्यूशन, इन्होंने बोला कि जो स्टेट है वो रिलीजियस न्यूट्रलिटी को मेंटेन करेगा। अब ये 1947 की पहले की बात है, तो कराची रेजोल्यूशन 1931, सेपरेशन ही हुई थी ना अपनी, पार्टीशन पर वो इंडिपेंडेंस बोलते हैं कि हम इंडिपेंडेंट हुए थे फ्रॉम इंडिया, पार्टीशन था वो 1947। तो यहाँ पे 1931 में जब कराची रेजोल्यूशन आता है तो ये भी क्या बोलते हैं कि हमें क्या मेंटेन करना है, रिलीजियस न्यूट्रलिटी। अगेन कैसा नेचर शो कर दिया,
सेक्युलर। देन आता है हिंदू महासभा ड्राफ्ट 1944, तो सावरकर जी ने यहाँ पे अप्रूवल दिया था और इन्होंने भी स्टेट रिलीजन को अपोज किया था, ना सिर्फ सेंट्रल लेवल पे पर प्रोविंशियल लेवल पे भी। पहले क्या थी, छोटी छोटी रियासतें बनी हुई थी थ्रू आउट हमारी कंट्री के अंदर, बाद में उनका मर्जर हुआ था जाके। आप सुनते हो हैदराबाद था, जूनागढ़ था, कश्मीर, इन्होंने थोड़ी प्रॉब्लम क्रिएट करी थी, बाकी आपने मर्ज कर लिए थे। तो यहाँ पे भी आपके देख रहे हो अगेन कैसा नेचर है, सेक्युलर। तो मतलब ये जो इम्प्लिसिट और एक्सप्लिसिट दो शब्द आपने स्टार्टिंग में पढ़े, उन्हीं को यहाँ पे एक्सप्लेन करा गया है कि कैसे ये इम्प्लिसिट थे, अब कैसे एक्सप्लिसिट है। मतलब ये लोगों में उजागरता डेवलप करने की ट्राई करी गई है कि हम पहले से ही सेक्युलर है, इन शॉर्ट। देन आती है डिबेट्स। अब यहाँ पे एचवी कामत थे, इन्होंने प्रपोजल दिया कि हमें प्रियम्बल के अंदर इन द नेम ऑफ गॉड ऐड कर देना चाहिए। अब यहाँ पे तो गॉड भगवान, उसमें भी डिफरेंस है, गॉड इंग्लिश वर्ड है, भगवान हिंदी वर्ड है। वैसे आप सिख धर्म में कुछ और पढ़ेंगे, इस्लाम धर्म में कुछ और पढ़ेंगे, तब तो फिर गॉड का मतलब यहाँ पे बहुत वाइड हो जाएगा। तो ये प्रपोजल कर दिया गया था रिजेक्ट, और जो वोटिंग हुई थी वो 41:68, 68 ने रिजेक्शन दिया, तो ये कैंसिल हो गया। फिर सेक्युलर नॉट मेंशन्ड एक्सप्लिसिटली, प्रियम्बल बनाते हुए कोई एक्सप्लिसिट वर्ड मेंशन नहीं करा गया, पर इम्प्लिसिट जरूर था। देन नो मेंबर नॉट इवन श्याम प्रसाद मुखर्जी, इन्होंने भी हिंदू राष्ट्र की बात नहीं करी थी कि हिंदू राष्ट्र को हमने प्रमोट करना है। अगर अगेन हिंदू राष्ट्र बोल रहे हैं तो मतलब हम किसको, धर्म को प्रमोट कर रहे हैं, हिंदुइज्म को प्रमोट कर रहे हैं। तो ये वाला प्रपोजल भी रिजेक्ट करा गया था। अगेन यहाँ पे पॉलिटिकल एग्जाम्पल दिए गए हैं और इनको आप पेपर के अंदर यूज कर सकते हो। क्यों? क्योंकि यहाँ पे दिखाया है कि जो पॉलिटिशियन थे हमारे पुराने वाले टाइम में, 1947 के पीछे वाले टाइम में, उसमें भी सेक्युलरिटी को इंश्योर करा गया था। और यूनिटी कैसे दिख रही है आपको कि सेक्युलरिटी इंश्योर होनी चाहिए, किसी का जो मर्जी पर्सपेक्टिव हो, ठीक है। आज के टाइम में थोड़ा उल्टा हो रहा है, चीजें बदल रही हैं। नेक्स्ट जुडिशियल वैलिडेशन 1973 का देख लिया हमने, केशवानंद भारती केस, और दूसरा भी देख लिया बोमाई वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1994। तो मतलब कुछ शब्द है ऐसे, जैसे सेक्युलरिज्म है, फेडरलिज्म है, जुडिशियल रिव्यू है। सेक्युलरिज्म आपने देख लिया 42। फेडरलिज्म की कहां पे दिखेगी आपको, कौन से पार्ट में, कौन से शेड्यूल में? 7, शेड्यूल नंबर 7 में आप क्या देखते हो, पावर्स का डिस्ट्रीब्यूशन कर रखा है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर, पर कैसी है, कोजाई, कोजाई फेडरल स्ट्रक्चर में है ना हम, मतलब सेंटर है, स्टेट है, लोकल गवर्नमेंट, म्यूनिसिपैलिटी, पर मेन होल्ड किसका रहता है, सेंटर का रहता है। पूरी तरह से फेडरल नहीं है, कोजाए हैं, आधे से हैं, मतलब मेन किसका रहेगा यहाँ पे, सेंटर का। वैसे इमरजेंसी वाला जब टाइम पीरियड आता है तो फिर सारा ही किसके पास चला जाता है, सेंटर के पास। प्रेसिडेंट गवर्नर को बोल देता है कि देख लो अब स्टेट हमने देखनी है, तो सारी चीजें वैसे ही चलेंगी। तो सेंटर का मेन होल्ड आपको दिखाई देगा। वैसे जुडिशियल रिव्यू, ये भी तो वाइड वर्ड है, यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि किसी का भी फंडामेंटल राइट हर्ट नहीं होना चाहिए, आपने चेक करना है। तो सुप्रीम कोर्ट के ऊपर भी तो भरोसा है। फिर सेंट्रल गवर्नमेंट ट्राई करती है कि हम जुडिशरी में मिक्स हो जाते हैं। अब इसके क्या क्या क्राइटेरिया, क्या क्या पर्पस हो सकते हैं, क्या नुकसान हो सकते हैं, वो आप सभी को पता है। सोचो, जुडिशरी को एग्जीक्यूटिव से सेपरेट होना चाहिए, मतलब एग्जीक्यूटिव में सारे आगे, आप लोग जिस पोस्ट के लिए तैयारी कर रहे हो वो भी आ जाएगी, यहाँ पे सरकारें भी आ जाएंगी। देन दूसरी तरफ है आपकी जुडिशरी। जुडिशरी का क्या काम है, मेन जस्टिस प्रोवाइड करना, मेन काम तो यही है वैसे। पर अगर दोनों मिक्स हो जाएं तो आपको यहाँ पे बायसनेस जरूर दिखाई देगी। कोई जज ऐसा आके बैठ जाएगा जो एक ही सरकार के फेवर में होगा, सारी जजमेंट किसके बेसिस पे आएंगी, जिस तरफ बायसनेस होगी। तभी आपकी डीपीएसपी में भी एक स्टेटमेंट दी गई थी, दैट इज एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी हमेशा सेपरेट होना चाहिए। कौन सा आर्टिकल है, आर्टिकल नंबर 50, उसमें मेंशन कराया गया है। खैर डीपीएसपी नॉन जस्टिसिएबल है, वो इंप्लीमेंट हम करते ना करते, पर वो स्पिरिट वहां पे भी ऐड करी गई है। अभी के टाइम पे आप जो मॉडल देखोगे वो यही वाला है कि एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी अपना अपना इंडिविजुअल काम करते हैं। क्योंकि आप पॉलिटिक्स के अंदर जब सेंटर वाला स्ट्रक्चर पढ़ते हो तो वहां पे देखते हो कुछ आर्टिकल्स ऐसे मेंशन करे गए हैं कि जुडिशरी एग्जीक्यूटिव में इंटरफेयर नहीं करेगी और एग्जीक्यूटिव जुडिशरी के साथ इंटरफेयर नहीं करेगी। डन। पाकिस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन, थोड़े से एग्जाम्पल देख लो। हाँ जी, ऑनलाइन यहां तक बता दीजिए अगर किसी को भी कोई डाउट हो। चलिए जी, पाकिस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन, अब ये आर्टिकल नंबर 2 हमारा नहीं है, ये जो पाकिस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें मेंशन करा है। इन्होंने बोल दिया कि इस्लाम स्टेट रिलीजन है, ठीक है, होगी ना ऑटोनॉमी, एक ही रिलीजन को आपने प्रमोट कर दिया, सिर्फ मुस्लिम ही कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफिशियल सीट्स के ऊपर बैठेंगे,
होगी ऑटोनॉमी, दूसरे रिलीजन्स को आप नहीं प्रोवोक करोगे। देन प्रीएम्बल और आर्टिकल 36 में फॉर्मेलिटी के लिए डाल दिया कि आपका चलो रिलीजियस फ्रीडम भी है, आप अपने माइनॉरिटी राइट्स को इंश्योर कर सकते हो। माइनॉरिटी वहां पे कौन आ जाएंगे, जैसे हिंदूज भी तो वहां पे माइनॉरिटी आ गए, चलो उनको भी राइट दे देते हैं, इंक्लूडिंग जॉब रिजर्वेशन। अब थोड़ा इंटरनेशनली खुद को दिखाना है, लोन वगैरह लेना है IMF से, वर्ल्ड बैंक से, तो वहां पे दिखाना भी तो पड़ेगा ना कि हम हैं थोड़े, ऐसा भी नहीं है कि गए गुजरे ही हैं पूरे के पूरे। तो यहाँ पे क्या किया उन्होंने, अपने एक आर्टिकल के अंदर ये भी मेंशन कर दिया कि हम सारे रिलीजन्स को इक्वली रिस्पेक्ट करते हैं। ठीक है, ये पाकिस्तान की बात है। देन श्रीलंकन कॉन्स्टिट्यूशन, यहाँ पे आप देखोगे बुद्धिज्म को फोरमोस्ट प्लेस दिया है। अगेन अशोका का ही रूल चल रहा था जब श्रीलंका वाली साइड उन्हीं के बच्चे भेजे थे, क्या क्या नाम था उनका, महेंद्र और संघा मित्रा, तो सन और डॉटर दोनों को भेजा था ताकि वहां पे बुद्धिज्म का प्रचार कर सकते। तो यहाँ पे श्रीलंका में आप आज के टाइम पे भी देखोगे कि बुद्धिज्म फोरमोस्ट है, और वहीं पे इंडिया में देखोगे तो बुद्धिज्म आपको माइनॉरिटी में मिल जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आर्टिकल 10, यहाँ पे इन्होंने एक्सप्लिसिटली मेंशन करा है कि फ्रीडम है आपको कि आप किसी भी रिलीजन को अडॉप्ट कर सकते हो, आपकी अपनी मर्जी है, आपके अपने बिलीफ है, अपने फेथ। डन। तो ये कुछ एग्जाम्पल है जिनको आप ऐड कर सकते हैं। इंडिया का सेक्युलरिज्म, तो हमने सारे एग्जाम्पल देख लिए कि पाकिस्तान हमें से निकल के बना था पर वो थियोक्रेसी की तरफ गया, वहीं पे इंडिया की अगर बात करेंगे तो हम डेमोक्रेसी की तरफ गए। तो दोनों के डिफरेंट पाथ हुए, डिपेंड करता है आपने अपना कॉन्स्टिट्यूशन संविधान कैसे इंश्योर कर रखा है। ठीक है, और अशोका की धम्मा पॉलिसी, यहाँ पे सिविलियन पर्पस से, एडमिनिस्ट्रेशन पर्पस से रिलीजन की कोई इंटरफेरेंस नहीं होती थी। एंड इंडिया ने हमेशा ही स्टेट न्यूट्रलिटी मेंटेन करी है रिलीजन के कॉन्टेक्स्ट में। एंड हिस्टोरिकल आई थिंक क्लियर है ये। अगेन बीजेपी लेड गवर्नमेंट बोला ना मैंने कि चलो ठीक है कि पॉलिटिकल पॉइंट्स बीच में आते रहेंगे, तो पॉजिटिव सेक्युलरिज्म की बात करते हैं, न्यूट्रल रहेंगे, दूसरा इक्वली देखेंगे सारे रिलीजन्स को। चलिए ये मेंस क्वेश्चन रहेगा आपका, इसको आप ट्राई कर सकते हैं, जो भी एग्जाम्पल है और पॉइंट्स ऐड करने हैं वो आपकी चॉइस रहेगी, इसको नोट कर लो, बाकी आपको ये PDF में मिल जाएगा।